हेलो एवरीवन, इन न्यूज़ प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आतिफा काजी और आज का जो टॉपिक मैं आपके लिए यहां लेकर आई हूं वो आपके जीएस पेपर 2 यानी इंटरनेशनल रिलेशंस या अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़ा रहेगा। तो चलिए पहले खबर पर नजर डाल लेते हैं कि क्या खबर है। दरअसल आज भारत और फ्रांस के बीच नई दिल्ली में एक वार्षिक रणनीतिक वार्ता संपन्न हुई है और इस वार्ता में दोनों देशों ने सामरिक संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। अब इसी खबर के मद्देनजर हम आगे जानेंगे भारत और फ्रांस के बीच वार्षिक रणनीतिक वार्ता के बारे में। उसके बाद दोनों देशों यानी भारत और फ्रांस के बीच संबंधों पर बात करेंगे और ऐसे में क्या चुनौतियां हैं उन पर बात करते हुए ऐसे में आगे की राह क्या हो सकती है उस पर बात करेंगे और बीच में रहेगा हमारा प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं भारत और फ्रांस की वार्षिक रणनीतिक वार्ता के बारे में। मैंने बताया जैसे कि ये आज नई दिल्ली में संपन्न हुई है और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने, जबकि फ्रांस के प्रतिनिधि मंडल का प्रतिनिधित्व किया उसकी अगुवाई किसने की? इमैनुअल बॉन ने। इमैनुअल बॉन जो है वो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के कूटनीतिक सलाहकार हैं। और इस बार की जो ये वार्ता हुई इसमें दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों और वैश्विक मुद्दों पर खास बातचीत की। इसके अलावा बता दूं कि इस तरह की वार्षिक सामरिक वार्ता इससे पहले पिछले साल पेरिस में संपन्न हुई थी। तो चलिए अब जानते हैं दोनों देशों के यानी भारत और फ्रांस के आपसी संबंधों के बारे में। तो अगर इन दोनों के संबंधों की बात करें तो कहा जा सकता है कि काफ़ी लंबे समय से दोनों देशों के जो संबंध हैं वो घनिष्ठ रहे हैं, लेकिन फिर भी 1998 में दोनों देशों ने अपने सामरिक और राजनीतिक संबंधों को एक नए सिरे से मजबूती के साथ शुरू किया। अब हम इन दोनों देशों के संबंधों को कई आयामों के तहत देखेंगे, जैसे राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, जो कई मुख्य आयाम हैं उनके तहत देखेंगे, उनके तहत समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम राजनीतिक या कूटनीतिक संबंध की बात करें तो दरअसल दोनों देश जो हैं फ्रांस और भारत जो है वो G20 समूह का सदस्य है। दोनों देश जो है G20 समूह के सदस्य हैं और इसलिए दोनों देशों के बीच जो राजनीतिक संबंध है वो मजबूत हो जाते हैं। और इसके अलावा फ्रांस जो है वो G7 समूह का सदस्य भी है। पहले G7 ये G8 समूह था, जब इसमें रशिया इससे अलग हो गया, रूस अलग हो गया, तो ये G7 रह गया। हालांकि भारत जो है वो G7 समूह का सदस्य नहीं है, लेकिन फिर भी जब 2019 में फ्रांस के बियारित्ज में G7 का शिखर सम्मेलन हुआ था तो इसमें भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनको इसमें इनवाइट किया गया था। इसके अलावा धारा 370 पर जब भारत ने कार्रवाई की थी तो फ्रांस ने भारत के इस कदम का समर्थन किया था और कहा था कि जो कश्मीर मुद्दा है वो भारत का आंतरिक मामला है। इसके अलावा अगर हम हालिया घटनाक्रम पर नजर डालें तो भारत ने भी फ्रांस को उसके एक आंतरिक मामले पर जो राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो हैं उनका समर्थन किया था। दरअसल हुआ क्या था कि बोलने की आज़ादी और पंथ निरपेक्षता पर राष्ट्रपति मैक्रो की बात पर तुर्की और पाकिस्तान ने उन पर हमला बोल दिया था, जिस पर भारत ने उस बात को काउंटर किया था। इसके अलावा अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की बात करें तो भारत को इस परिषद में स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए फ्रांस ने कई बार भारत का समर्थन किया है। कई बार फ्रांस जो है भारत का समर्थन कर चुका है इस बात का। तो ये थे हमारे राजनीतिक या कूटनीतिक संबंध। अब हम बात करते हैं दूसरे आयाम यानी आर्थिक संबंधों के बारे में। तो 2019 में दोनों देशों के बीच जो वस्तु व्यापार था वो कितना था? 11.5 बिलियन यूरो। इसके अलावा फ्रांस से जो भारत को निर्यात किया जाता है उसमें कुछ उद्योगों का बड़ा भार है, जैसे उड्डयन का, रसायन का और दवा उद्योग का। इसके अलावा फ्रांस जो है भारत के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का बड़ा स्रोत है, FDI का बड़ा स्रोत है। और 2018 में यह आंकड़ा कितना था? 5.5 बिलियन यूरो। और इसके अलावा फ्रांस जो है वो न सिर्फ भारत के स्मार्ट सिटी प्रोग्राम में मदद कर रहा है बल्कि इसके साथ ही वो देश के 20 से ज़्यादा शहरों में सतत शहरी विकास के क्षेत्र में भी एक बड़ा योगदान दे रहा है। अब अगर हम इसके अलावा
शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग की बात करें तो फ्रांस में भारत के एक बड़ी मात्रा में जो विद्यार्थी हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं, और 2019 में जो ये आंकड़ा था वो कितना था, 10,000 था, यानी फ्रांस में 10,000 भारतीय जो है वो पढ़ाई कर रहे थे। और इस आंकड़े को 2025 तक कितना करने का लक्ष्य रखा गया है, 20,000 करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा 2018 में एक समझौता हुआ था दोनों देशों के बीच, जिसके तहत फ्रांस में जो डिप्लोमा है उनको मान्यता देने की संख्या और माइग्रेशन वगैरह की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिली। इसके अलावा 1987 से ही शोध के क्षेत्र में IFCPAR काम कर रहा है। IFCPAR क्या है, इंडो फ्रेंच सेंटर फॉर द प्रमोशन ऑफ एडवांस्ड रिसर्च, ये इसका फुल फॉर्म है। इसके अलावा एक बात और ख़ास, भारत जो है शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए 2025 तक एक मिशन भेजने का लक्ष्य बना रहा है, और उस मिशन का नाम क्या है, वायरल मिशन। दरअसल वायरल जो है एक एक्रोनिम है, यानी एक संक्षिप्त रूप है। हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, क्या एक्रोनिम है, वायरल। तो इस वायरल का जो फुल फॉर्म है, अब क्योंकि शुक्र ग्रह की बात हो रही है तो शुक्र ग्रह को अंग्रेजी में कहते हैं वीनस, तो वी से वीनस और IR से इंफ्रारेड, क्या हुआ, इंफ्रारेड, और A से हुआ एटमॉस्फेरिक। यहां दो चीजें आएंगी, एटमॉस्फेरिक गैसेस, एटमॉस्फेरिक गैसेस, और L से हुआ लिंकर, क्या हुआ, लिंकर। तो क्या फुल फॉर्म हो गया इसका, वीनस इंफ्रारेड एटमॉस्फेरिक गैसेस लिंकर। तो ये इसका फुल फॉर्म हो गया। और खास बात ये कि इसमें जो है भारत का जो इसरो है उसकी मदद दो देशों की स्पेस एजेंसीज कर रही हैं। अब क्योंकि यहाँ फ्रांस से संबंध की बात हो रही है तो जाहिर है, अंडरस्टूड है कि एक तो फ्रांस की स्पेस एजेंसी होगी और दूसरा कौन सा देश है, रूस यानी रशिया, उसकी जो स्पेस एजेंसी है वो इसमें मदद कर रही है। रशिया की जो स्पेस एजेंसी है वो इसमें मदद कर रही है। इसके अलावा अब अगर हम बात करें रक्षा या सामरिक संबंधों की, तो 2016 में दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ था, और जिसमें 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के लिए बात की गई थी। यानी जो ये समझौता हुआ था वो 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए हुआ था, और इसके तहत पिछले साल इसकी एक खेप भारत पहुंची थी। इसके अलावा दोनों देशों के बीच सैन्य अभ्यास भी लगातार होते रहते हैं। और अगर हम बात करें परमाणु शक्ति के बारे में, परमाणु शक्ति के मामले में, तो 1974 में जब भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था तो कई देशों द्वारा उस पर प्रतिबंध लगा दिए गए थे, कई देशों की तरफ से उस पर प्रतिबंध लगा दिए गए थे। तो तब फ्रांस ने 1983 में भारत को परमाणु ईंधन सप्लाई करने का निर्णय लिया था। इसके अलावा जब भारत ने 1998 में अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किया तो फ्रांस ने ही भारत पर लगे इन प्रतिबंधों का खुलकर विरोध किया था। यानी कि फ्रांस ने परमाणु शक्ति के मामले पर भारत का कूटनीतिक समर्थन किया था। इसके अलावा न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप यानी कि NSG जो है वो परमाणु आपूर्ति और तकनीकी के मामले में एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मंच है। इसमें भी दोनों जो इसमें सदस्यता दिलाने के लिए, जो भारत को इस ग्रुप में सदस्यता दिलाने के लिए फ्रांस ने भारत का पक्ष रखा है। चलिए अब, और इसके अलावा 2019 में दोनों देशों ने एक समझौता हस्ताक्षरित किया था। क्या नाम था उसका, म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट। इसके अलावा इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम की बात करें, यानी IONS क्या है, ये हिंद महासागर क्षेत्र में जो उसके तटवर्ती देश हैं उनके बीच आपसी समुद्री सहयोग है उनको बढ़ाने का एक फोरम है, और इसमें भी दोनों देशों की अहम भूमिका है। अच्छा, अब बात करते हैं जलवायु परिवर्तन या ऊर्जा संबंध के मामले में। तो सबसे पहला नाम आता है पेरिस समझौते का। इस पर हम पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं। तो ये जो पेरिस समझौता है ये कब हुआ था, 2015 में हुआ था। कहाँ हुआ था, पेरिस में हुआ था, और पेरिस कहाँ है, फ्रांस में है।
ये दरअसल ये जो समझौता है ये जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है और इसे 2015 में पेरिस में COP21 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज 21 के तहत अपनाया गया था। इसके बाद बारी आती है इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी ISA। अभी मैंने यहाँ जैसे बताया कि जो पेरिस समझौता हुआ था 2015 में उसे COP21 के तहत अपनाया गया था। तो COP21 के दौरान जब भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रांसवा होलांदे जब मिले तो उन्होंने इस ISA को लॉन्च किया। ये ISA क्या है? दरअसल ये कर्क रेखा और मकर रेखा पर जो देश आते हैं या आंशिक रूप से जो देश आते हैं उनके बीच सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एक मंच का काम करता है ये ISA। इसकी भी स्थापना इसे लॉन्च भी 2015 में ही किया गया था। इसके अलावा जो फ्रांस है वो जैतापुर में भारत की एक परमाणु शक्ति परियोजना है, प्रस्तावित है ये परमाणु शक्ति परियोजना, इसको भी सपोर्ट कर रहा है, इसको भी सहयोग दे रहा है। और इसके अलावा 2018 में इसी के तहत एक समझौता हुआ था जिसके तहत जैतापुर साइट पर जो 6 यूरोपियन प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर्स है वो लगाने पर दोनों देशों के बीच सहमति बनी थी। तो ये थे भारत और फ्रांस के संबंधों के विभिन्न आयाम। अब आप पहले प्रश्न नोट कर लीजिए, उसके बाद हम जानेंगे इससे संबंधित चुनौतियों के बारे में और आगे की राह ऐसे में क्या हो सकती है। तो प्रश्न हमारा है आज का, भारत फ्रांस संबंधों पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। जलवायु परिवर्तन सहित ऊर्जा आपूर्ति के संदर्भ में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों का एक विश्लेषण भी कीजिए। तो आपने प्रश्न नोट कर लिया होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं इससे संबंधित चुनौतियों की। तो सबसे पहला तो ये है कि जो दोनों देशों के व्यापारिक संबंध हैं, यानी दोनों देशों के बीच जो व्यापारिक संबंध है वो अभी उतना उच्च स्तर पर नहीं है, यानी कि उतने मजबूत नहीं है जितना कि होने चाहिए। और इसीलिए जो हालांकि और क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच जो संबंध है वो काफ़ी मजबूत है, लेकिन व्यापारिक जो संबंध हैं वो उतने बैलेंस्ड नहीं है, क्योंकि व्यापारिक संबंध उतने मजबूत नहीं, तो बैलेंस्ड नहीं है जो ये संबंध है। इसके अलावा आपूर्ति यानी निर्यात के मामले में, भारत को निर्यात करने के मामले में जो फ्रांस है वो बहुत पिछड़ा हुआ है, यानी बहुत पीछे आता है, उसका स्थान जो है बहुत बाद में आता है। इसके अलावा जो द्विपक्षीय व्यापार, मैंने बताया कि जैसे जो दोनों देशों के बीच जो व्यापारिक संबंध है वो अभी उतने उच्च स्तर पर नहीं है, उतने मजबूत नहीं है, तो इसी के चलते जो द्विपक्षीय व्यापार है उसको जो पूरा करने का लक्ष्य था वो भी पूरा नहीं हो सका है। क्या लक्ष्य रखा गया था? 12 बिलियन यूरो का 12 बिलियन यूरो का लक्ष्य रखा गया था, वो भी पूरा नहीं हो सका है। अब ऐसे में क्या आगे की राह हो सकती है, क्या इसके लिए कदम उठाए जा सकते हैं, उन पर बात करें तो सबसे पहला तो जो उभरते सुरक्षा मुद्दे हैं, कहाँ पर? हिंद महासागर का जो क्षेत्र है उसमें जो उभरते सुरक्षात्मक मुद्दे हैं उन पर दोनों देशों को साथ आकर मजबूती से काम करने की ज़रूरत है। किस तरीके के मुद्दे हो सकते हैं सुरक्षा के? जैसे सी रूट पर क्या होता है कि जो समुद्री लुटेरे हैं उनसे डकैती का, चोरी का खतरा रहता है, और भी बहुत सारे जो सुरक्षात्मक मुद्दे हैं उस पर ज़रूरी है कि जो दोनों देश हैं वो साथ आकर मजबूती के साथ काम करें। इसके अलावा द्विपक्षीय व्यापार, जैसे मैंने बताया कि अभी बैलेंस्ड नहीं है, उतने मजबूत नहीं है, तो इसलिए ज़रूरत है कि द्विपक्षीय व्यापार को नए आयाम देकर दोनों जो देश हैं वो मजबूती के साथ आए और अपने जो द्विपक्षीय व्यापार है उसको मजबूती के साथ आगे बढ़ाएं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। मुलाकात होगी फिर किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।